हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 की इस रिवीजन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को कक्षा 10 में देखिए सोशल साइंस विषय का अध्ययन करा रहा हूं और ये सोशल साइंस के जो भी पाठ आप लोग के अध्ययन कराए जा रहे हैं ये प्रश्नोत्तर रूप में कराए जा रहे हैं और इनको अध्ययन कराने का मकसद यही है कि आप लोगों का जो 2026 में बोर्ड का एग्जाम होने वाला है इसमें आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। मैंने देखिए आप लोगों की सोशल साइंस की जो क्लास है, सामाजिक विज्ञान की जो क्लास है, इसको देखिए शुरुआत में जो है भूगोल विषय के अध्ययन से कराना शुरू किया है। भूगोल विषय के बाद हम लोगों ने देखिए अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन किया और इस समय मैं आप लोगों को राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करा रहा हूँ। और अभी तक हम लोगों ने इससे संबंधित 3 पाठ का जो है बेहतर तरीके से जो है अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के चौथे चैप्टर का अध्ययन करना है और संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो ये आपकी देखिए सोशल साइंस की 16वीं क्लास, यानी इसके पहले हम लोगों ने 15 क्लासेस में जो है हर चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को बेहतर तरीके से अध्ययन कर लिया। तो आज की क्लास देखिए आपकी पॉलिटिकल साइंस के चौथे चैप्टर से है और चौथे चैप्टर का नाम क्या है? राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। तो ये देखिए जो ऐसा चैप्टर है जिसमें हमको अपने देश के विभिन्न प्रकार के दलों के बारे में अध्ययन करना है। दल कितने प्रकार के होते हैं, दलों का क्या कार्य होता है, दलों की क्या क्या कमियां हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और इस चौथे चैप्टर को भी उसी तरीके से अध्ययन किया जाए जैसे हम लोग पहले के चैप्टर्स को अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 10 का जो है प्रश्नोत्तर रूप में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को देखिए राजनीति विज्ञान का अध्ययन करा रहा हूं और राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम क्या है? राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है मुख्य विषय सूची मेन टॉपिक्स में, कि राजनीतिक दल की परिभाषा क्या होती है और इनकी क्या आवश्यकता होती है, राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं, राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय दल और राज्य दल किसे कहा जाता है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसके अलावा देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको मार्क्सवादी सीपीआईएम कहा जाता है, आम आदमी पार्टी। इसके अलावा देखिए लास्ट में पढ़ेंगे कि दल व्यवस्था में कौन कौन सी चुनौतियां देखने को मिलती हैं और राजनीतिक दलों में सुधार करे क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। इतनी सारी चीजों को आपको इस चैप्टर में जो है प्रश्नोत्तर रूप में पढ़ना है और इनसे देखिए कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनको अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेंगे तो आपके परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जा रहा है इस चैप्टर से तो आपको उसको हल करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो देखिए अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनको एक एक करके अध्ययन करते हैं। देखिए लघु उत्तर प्रश्न। तो सबसे पहले देखिए आपके चैप्टर से ही क्वेश्चन बनेगा कि राजनीतिक दल क्या होते हैं या राजनीतिक दल से आपका क्या तात्पर्य है। तो उत्तर क्या होगा कि राजनीतिक दल वह संगठन होता है जो समान विचारधारा वाले लोगों का समूह होता है, जो चुनाव में भाग लेकर सत्ता प्राप्त करना चाहता है और शासन चलाने के लिए नीतियां बनाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह एक प्रकार का संगठन होता है जिसमें लोग शामिल होते हैं, उनकी विचारधारा एक जैसे होती है और फिर ये क्या करता है कि चुनाव में भाग लेकर सत्ता प्राप्त करना चाहता है, शासन करते हुए वो देश के लिए नीतियां बनाना चाहता है। तो इस तरीके से जो काम करते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल। अगला प्रश्न देखिए क्या होगा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है, यानी ये जो राजनीतिक दल हैं इनकी लोकतंत्र में क्या जरूरत है। तो उत्तर क्या होगा कि राजनीतिक दल नागरिकों और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं, वे नीतियां बनाते हैं, जनता की समस्याएं उठाते हैं और शासन को उत्तरदायी बनाते हैं। बिना दलों के लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता। अगर कोई लोकतांत्रिक सरकार है, कोई लोकतांत्रिक देश है तो वहां पर राजनीतिक दल जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि इनके कई कार्य हैं। ये देखिए सरकार और नागरिकों के बीच में एक पुल या सेतु के रूप में कार्य करते हैं, नीतियां बनाते हैं, जनता की समस्याओं को उठाते हैं और शासन को उत्तरदायी बनाते हैं। इतनी सारी इनकी आवश्यकता है, इसीलिए इनको हम लोग चुनते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि राजनीतिक दलों के 2 प्रमुख प्रकार कौन कौन से, यानी राजनीतिक दल मुख्यतः 2 रूपों में कौन कौन से रूपों में होते हैं। तो पहला देखिए होता है राष्ट्रीय दल जिसको नेशनल पार्टी कहते हैं और दूसरा होता है राज्य दल या क्षेत्रीय दल जिसको स्टेट या रीजनल पार्टी कहा जाता है। यानी 2 प्रकार की पार्टियां होती हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल कहलाने के लिए किसी दल को क्या शर्तें पूरी करनी होती है। यदि किसी दल को राष्ट्रीय दल कहा जाए या किसी को क्षेत्रीय दल कहा जाए तो उसकी क्या क्या शर्तें होती हैं।
तो देखिए उत्तर क्या होगा कि किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट और लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करनी होती हैं, तब वह क्या कहलाता है, राष्ट्रीय दल। इसका मतलब कि किसी भी लोकसभा के चुनाव में उसको कुल वोटों का कितना प्राप्त करना होगा, 6%, और लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पे जीत हासिल करनी होगी, तब वह दल क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय दल। इसके बाद फिर देखिए अगला क्या है कि राज्य के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कुल सीटों का कम से कम 3% या कम से कम 3 सीटें जीती हों, जो भी अधिक हो, या फिर राज्य के विधानसभा चुनाव में पार्टी को कुल वैध मतों का कम से कम कितना मिला हो, 6%, और उस राज्य की विधानसभा में उसको कितनी सीटें मिली हो, कम से कम 2। तो इस तरीके से वो कौन से दल कहलाएंगे, क्षेत्रीय दल। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय दलों के नाम लिखिए, यानी भारत के 2 नेशनल पार्टीज कौन सी हैं। तो उत्तर क्या होगा, एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दूसरा क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। ये दोनों क्या है, अपने देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय दल है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी जो अपने देश में बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, तो उसका उद्देश्य क्या है। तो उत्तर क्या होगा कि बीएसपी का उद्देश्य समाज के दबे कुचले, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को क्या करना है, सशक्त बनाना है। यानी ये पार्टी इन्हीं लोगों के लिए उद्देश्य के साथ काम करती है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि दल व्यवस्था में कौन कौन सी मुख्य चुनौतियां हैं, यानी जो दलीय व्यवस्था होती है उसमें क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलती हैं। तो उत्तर क्या होगा कि सबसे पहले दलों में देखिए परिवारवाद देखा जाता है, यानी एक ही परिवार के लोग जो है पार्टी में ज्यादा देखे जाते हैं, अगर उनकी अपनी खुद की पार्टी है तो उसमें। दूसरा क्या होता है कि इसमें धन और सत्ता का दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं पैसे का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करती हैं, और अपने अगर सत्ता में है, वो सरकार में है, कुर्सी उनके पास है, तो उसका भी बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल करती हैं। इसमें देखिए विचारधारा की कमी देखी जाती है, यानी जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती हैं सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, और वो विचारधारा कोई जरूरी नहीं है कि देश के लिए बहुत लाभदायक हो, बहुत फायदेमंद हो। और चौथी कमी क्या है कि इनमें आंतरिक लोकतंत्र का अभाव दिखा है, यानी इनमें आपस में भी मनमुटाव होता है। एक दल के बहुत से ऐसे सदस्य होते हैं जो एक दूसरे से जो है सही तरीके से सहमत नहीं होते, फिर भी वो कुर्सी के लालच में, सत्ता के लालच में, धन के लालच में उसके साथ बने रहते हैं, लेकिन अंदर से उनका मन उनके साथ रहने का नहीं होता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि बहुत से जो लोग हैं, नेता लोग हैं, वो क्या करते हैं कि जब उनको परिस्थितियां विपरीत दिखती हैं तो उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो इसका कारण यही है कि उनके अंदर लोकतंत्र का अभाव होता है। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत में कितने प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं, यानी भारत में जो नेशनल पार्टी है उनकी संख्या पूछी जा रही। तो वर्तमान में देखिए अक्टूबर 2025 तक, यानी इस साल तक भारत में जो वर्तमान में प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं, 6 हैं। जैसा कि देखिए निर्वाचन आयोग के द्वारा उनको मान्यता प्राप्त है। जैसे पहली है भारतीय जनता पार्टी, ये देखिए 1980 में इसका गठन हुआ था। उसके बाद देखिए दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका देखिए 1885 में स्थापना हुआ था। फिर तीसरी देखिए क्या है, बहुजन समाज पार्टी जिसको बसपा कहते हैं, ये 1984 में कांसी राम जी के द्वारा स्थापित हुई थी। फिर अगली पार्टी है देखिए नेशनल पीपुल्स पार्टी जिसको एनपीपी कहा जाता है। फिर अगली है देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिसको माकपा कहा जाता है, और आम आदमी पार्टी जिसको आप कहा। इस तरीके से ये जो है प्रमुख 6 पार्टियां हैं जो इस समय राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जानी, यानी राष्ट्रीय दल के रूप में जानी। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है राजनीतिक दलों के संदर्भ में, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उसके संदर्भ में जो निर्वाचन आयोग है उसकी क्या भूमिका है। तो उत्तर क्या होगा कि निर्वाचन आयोग जो है राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखता है। यानी इसकी जो महत्वपूर्ण जो भूमिका है यही काम करने की है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका होती है, यानी जो क्षेत्रीय रीजनल पार्टी होती है उनकी क्या भूमिका होती है। तो आंसर देखिए क्या होगा कि क्षेत्रीय दल किसी विशेष राज्य या क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खास करके गठबंधन सरकारों में।
यानी जो भी क्षेत्रीय दल होते हैं वो विशेष रूप से किसी राज्य के लिए ही काम करते हैं, राज्य के हितों के लिए ही काम करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये केंद्र में भी भूमिका निभाते हैं। जब कोई राष्ट्रीय पार्टी पूर्णतः सरकार नहीं बना पाती तो क्षेत्रीय दलों के साथ शामिल होकर उनको गठबंधन करके वो सरकार में आती है। तो इस तरीके से ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करने लगते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि दल बदल क्या है। तो आंसर क्या होगा कि जब कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपने राजनीतिक दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, दल बदल। जैसे किसी भी नेता को जनता ने वोट दिया, वो चुनाव जीत गया, लेकिन बाद में उस पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव हुआ, कोई समस्या हुई, तो उसने क्या किया, उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में अपने आप को शामिल कर लिया। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, दल बदल। इसके लिए देखिए भारत में दल बदल को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून जो है संविधान की 52वीं संशोधन के द्वारा बनाया गया था 1985 में, और इसको कहाँ रखा गया है, 10वीं अनुसूची में। इसके तहत क्या होता है कि दल बदल करने वाले सदस्य को अयोग्य या डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। यानी कोई अगर करता है ऐसा तो उसको डिसक्वालीफाई करने का कानून जो है इस संशोधन के द्वारा बनाया गया है अपने देश के संविधान में। ठीक, अब देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तर प्रश्न। तो दीर्घ उत्तर प्रश्न में देखिए सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी राजनीतिक दल कौन कौन सा कार्य करते हैं। तो देखिए राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र की रीढ़ है, इनके मुख्य कार्य निम्नलिखित है। तो पहला देखिए क्या काम करते हैं, लोग जनमत का निर्माण करते हैं, यानी ये लोगों के बीच नीतियों और मुद्दों पर बहस करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, उम्मीदवार का चयन, यानी चुनाव के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करते हैं। तीसरा काम क्या करते हैं, नीति निर्माण, यानी सरकार बनने पर ये नीतियां बनाते हैं और उनको लागू करते हैं। चौथा काम देखिए क्या है, विपक्ष की भूमिका निभाना, सत्तारूढ़ दल की नीतियों की आलोचना करनी। यानी जब कोई दल पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त करता है तो वो क्या करता है, वो विपक्ष की भूमिका निभाता है, और जो सत्तारूढ़ यानी जो सरकार में दल होता है उसकी नीतियों की आलोचना करता है। अगर कोई गलत नीति बनाता है, कोई गलत ऐसा काम करता है तो जो देश के हित में ना हो, तो उसके लिए वो क्या करता है, उसकी आलोचना करता है। और पांचवा काम क्या है कि राजनीतिक भागीदारी करते हैं, यानी ये जनता को राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से देखिए राजनीतिक दलों के 5 प्रमुख कार्य हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय दलों और राज्य दलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी क्षेत्रीय दल या राज्य दल और राष्ट्रीय दल में क्या मुख्य अंतर होता है, इसको आपको बताना है। तो देखिए क्या क्या आधार पर बताना है, कार्य क्षेत्र के आधार पर। तो कार्य क्षेत्र में जो राष्ट्रीय दल होते हैं इनका कार्य क्षेत्र देखिए पूरे देश में होता है, और जो क्षेत्रीय या राज्य दल होते हैं इनका कार्य क्षेत्र किसी विशेष राज्य में होता है। मान्यता देखिए, मान्यता के आधार पर अंतर क्या है कि इनको मान्यता देखिए निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मिलती है, और इनको भी मान्यता निर्वाचन आयोग के द्वारा ही मिलती है लेकिन राज्य स्तर पर मिलती है। कुछ देखिए राष्ट्रीय दलों के उदाहरण जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, और राज्य दलों का उदाहरण देखिए डीएमके, टीएमसी और बीजू जनता दल। उद्देश्य देखिए इनका क्या होता है कि ये राष्ट्रीय नीतियां बनाना होता है इनका उद्देश्य। इनका उद्देश्य क्या होता है कि क्षेत्रीय समस्याओं या जो प्रांतीय समस्याएं होती हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। तो इस तरीके से 3-4 जो अंतर हैं इनके बीच में महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर देखिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दलों की विचारधाराएं लिखी, यानी अपने देश में जो कुछ प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं उनकी क्या क्या विचारधाराएं। तो सबसे पहले देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसकी विचारधारा क्या है कि धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखना। यानी ये जो पार्टी है इन सारी चीजों के आधार पर अपना जो है एजेंडा बनाती है और उसी को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ती है, और सरकार बनने पर भी इन्हीं क्षेत्रों के लिए कार्य करती है। दूसरी जो राष्ट्रीय पार्टी है देखिए उसकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी कहते हैं। ये पार्टी देखिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकासवादी नीतियों पर आधारित है। यानी इस पार्टी में धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से राष्ट्रवाद की भावना के लिए कार्य किया जाता है, और ये विकासवादी नीतियों पर भी कार्य करती है। इसी एजेंडे के साथ ये चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतने पर इसी के तहत काम करती है। तीसरी पार्टी देखिए क्या है, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। ये क्या करती है, इसकी विचारधारा क्या है कि समाज के वंचित वर्गों के उत्थान पर ध्यान देना। यानी जो वंचित वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जिनके साथ शोषण हुआ है पहले से, तो ये उन्हीं के उत्थान के लिए काम करती है, और ज्यादातर उन्हीं के लोगों को लेकर ये अपने एजेंडे को तैयार करती है। अगले देखिए क्या है, सीपीआई और सीपीआईएम।
यह पार्टी देखिए समाजवाद और श्रमिक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है। तो इस तरीके से 4 जो है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दल हैं जिनकी विचारधारा यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से लिखना। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत की दल व्यवस्था के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौती है, यानी भारत की जो पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें कौन कौन सी समस्या देखने को मिलती है। तो उत्तर क्या होगा कि राजनीतिक दलों के समक्ष कई चुनौतियां हैं। तो देखिए वहां पर हम लोगों ने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखा था, तो वही प्रश्न यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप में है। तो देखिए पहली चुनौती क्या है, परिवारवाद, यानी जो कई दल होते हैं वो परिवार के द्वारा नियंत्रित होंगे। आप बहुत से पार्टियों को देखते होंगे कि उनके गार्जियन जो पहले पॉलिटिकल पार्टी में थे तो फिर उनके बच्चे भी उसी पॉलिटिकल पार्टी में उच्च पदों पर देखे जाते हैं। इसके अलावा देखिए धन बल और बाहुबल का भी जो है प्रभाव देखा जाता है पॉलिटिकल पार्टी में। चुनाव में देखिए पैसे और ताकत का अत्यधिक प्रयोग होता है। जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं या जो ताकतवर लोग होते हैं वो देखिए पैसे के दम पर, ताकत के दम पर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उनका चुनाव जीतना सही मायने में होना नहीं चाहिए, लेकिन वो इस वजह से जीत जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए तीसरी समस्या क्या होती है, विचारधारा की कमी, यानी जो दल होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का ठोस नीतिगत अंतर नहीं दिखता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके बाद फिर देखिए उनके अंदर आंतरिक लोकतंत्र का भी अभाव दिखता है, यानी दलों में नेतृत्व का चयन पारदर्शी नहीं होता। और पांचवी समस्या क्या है कि जनसंपर्क की कमी, यानी जो राजनीतिक दल होते हैं, जो नेता लोग होते हैं वो देखिए जनता से वास्तविक संपर्क जो है उनका धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी जब ये लोग चुनाव लड़ना होता है, चुनाव का समय आता है, तभी जनता के पास जाते हैं, उसके बाद फिर जनता के बीच में जल्दी दिखते नहीं। तो इससे क्या हो जाता है कि इनका जो वास्तविक संपर्क होता है जनता से धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है कि राजनीतिक दलों में सुधार के उपाय बताइए, यानी ये जो राजनीतिक दल हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, इनमें सुधार करने के लिए क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए। तो इसके देखिए राजनीतिक दलों में सुधार के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला देखिए क्या है कि कानूनी सुधार किया जाए। तो कानूनी सुधार में क्या होगा कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दलों की जो वित्तीय स्थिति है ये जांच की जाए, यानी जो इनको फाइनेंशियल सिचुएशन है, स्टेटस है, उसको जांच किया जाए, ये यानी बहुत ज़्यादा पैसे का, धन का उपयोग न कर पाए। दूसरा क्या है कि जन दबाव, यानी जनता को जागरूक होकर भ्रष्ट दलों को नकारना चाहिए, यानी जनता जागरूक हो जाए और जनता जो भ्रष्ट दल हो उनको चुनाव में जीतने ना दे, उनको क्या करे, जो बायकॉट करे, अवॉइड करे। इससे ही क्या होगा कि उनको सुधारा जा सकता है। तीसरा देखिए क्या है कि आंतरिक लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए, यानी उनके अंदर आंतरिक लोकतंत्र को विकसित करना होगा, यानी दलों में जो पदाधिकारी हैं उनका चयन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, मनमानी तरीके से नहीं होना चाहिए। चौथा काम क्या है कि नारी सशक्तिकरण किया जाना चाहिए, यानी दलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि अपने देश की सभी जनता का सही तरीके से उसमें प्रतिनिधित्व देखा जाएगा। और पांचवा क्या है कि शिक्षा और जागरूकता, यानी जो राजनीतिक दल हैं उनको राजनीतिक शिक्षा से स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना करनी होगी, यानी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, जो उसमें नेता लोग हैं, उनको अच्छे तरीके से राजनीति की शिक्षा होनी चाहिए, राजनीति का ज्ञान होना चाहिए, देश को, राज्य को कैसे चलाना चाहिए, किस तरीके की नीतियां बनानी चाहिए, इन सारी चीज़ों की उनके पास समझ होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो इतने सारे उपाय राजनीतिक दलों के सुधार के लिए किए जा सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है कि गठबंधन राजनीति का क्या अर्थ है। तो आंसर देखिए क्या होगा कि जब कोई एक दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता और कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार। यानी जब कोई चुनाव होता है तो उस चुनाव में जब कोई एक पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं करती है तो वो क्या करती है, कई पार्टियों को अपने साथ मिलाकर और फिर सरकार को बनाती है। तो इस तरीके की जो सरकार बनती है उसी को क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार। देखिए 1990 के बाद भारत में प्रवृत्ति क्या है, धीरे धीरे बढ़ी, यानी 1990 के पहले ये प्रवृत्ति बहुत कम थी, लेकिन इसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि इसके बाद बहुत से ऐसे दल होते हैं जिनको पूर्ण बहुमत चुनाव में नहीं प्राप्त होता है। तो इसीलिए देखिए ये लोग क्या करते हैं, गठबंधन। जैसे आप देखिए इस समय जो अपनी वर्तमान लोकसभा जो चुनाव हुआ था 2024 में, इसमें जो सरकार बनी है ये भी क्या है, गठबंधन की सरकार, यानी किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो इसीलिए देखिए बीजेपी ने बिहार और जो है आंध्र प्रदेश से क्या किया है, उन दोनों पार्टियों से समर्थन लेकर अपनी सरकार को बनाया। देखिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए इत्यादि, इस तरह से ये लोग क्या कहे हैं कि विभिन्न प्रकार के दलों को मिलाकर अपना क्या करते हैं, गठबंधन बना के रखें।
अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के विकास का विवरण दीजिए। यानी भारत में जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनका विकास किस तरीके से हुआ है। तो देखिए भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के विकास का जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से स्तर क्या है, धीरे धीरे बढ़ता गया है, परंतु इसका वास्तविक विस्तार 1960 के बाद हुआ। इसके विकास के देखिए प्रमुख कारण निम्नलिखित है। इनका विकास देखिए क्यों हुआ, इसके कारण में देखिए सबसे पहला क्या है कि भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, यानी भारत जो है सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से बहुत विविध है। जैसे देखिए भारत में विभिन्न भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां तथा जाति समूह रहता है। क्षेत्रीय हितों की पूर्ति होती हुई कई दलों ने जन्म लिया, जैसे द्रमुक तमिलनाडु, अकाली दल पंजाब, टीएमसी पश्चिम बंगाल इत्यादि। यानी इन लोगों ने क्षेत्रीय समस्याओं को अपना मुद्दा बनाया और उसी के आधार पर अपने पार्टी का गठन किया और उसी के तहत काम करते हैं। दूसरा क्या है, क्षेत्रीय असमानताएं, जैसे देखिए विकास, रोजगार, शिक्षा और संसाधनों में असंतुलन से क्षेत्रीय पहचान मजबूत हुई। इसलिए लोगों ने क्या किया, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने वाले क्षेत्रीय दलों का समर्थन किया। देखिए बहुत से ऐसे अपने देश में राज्य हैं जहाँ पर शिक्षा की समस्या है, रोजगार की समस्या है, फिर संसाधनों में असंतुलन है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ के लोगों ने इन सब के लिए कार्य करने वाले लोगों को क्या किया, अपना मुद्दा उठाने के लिए इनको समर्थन प्रदान किया। तो इस तरीके से उस तरह की वहाँ पार्टियां तैयार हुई। फिर उसके बाद देखिए राष्ट्रीय दलों का कमजोर होना, जब राष्ट्रीय दल सही तरीके से काम नहीं करें, उनमें कमजोरी देखी जाए, तो इसके बाद भी क्या होता है, धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों का उदय होता है। जैसे देखिए 1967 के बाद कई राज्यों में कांग्रेस का प्रभाव जब घटा, जिससे क्या हुआ, क्षेत्रीय दलों को उभरने का अवसर मिला। बाद में गठबंधन राजनीति ने इन्हें शक्ति दी। उसके बाद फिर देखिए संघीय ढांचा, भारतीय संविधान देखिए राज्यों को विशेष अधिकार देता है। इससे क्या होता है कि क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित दल मजबूत होते गए। और पांचवा कारण क्या है कि गठबंधन युग का उदय, यानी 1989 के बाद भारत में गठबंधन सरकारें बनने लगी। राष्ट्रीय दलों को सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों का समर्थन लेना पड़ा। इससे क्या हो गया कि क्षेत्रीय दल जो है राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए। तो ये सब देखिए जो क्षेत्रीय दलों के विकास का प्रमुख कारण है, प्रमुख जो है चरण है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी किसी भी लोकतंत्र में या किसी भी लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक सरकार में विपक्ष की क्या भूमिका होती है। तो आंसर देखिए क्या होगा कि लोकतंत्र में विपक्ष का स्थान सरकार के जितना ही महत्वपूर्ण होता है। विपक्ष क्या करता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को संतुलनकारी और नियंत्रक बनाता है। इसकी मुख्य भूमिकाएं इस प्रकार हैं। तो इसको देखिए कैसे कैसे लिखना आपको। पहला क्या है कि सरकार की नीतियों की समीक्षा करना, यानी जो सरकार चला रही है वो कोई अगर नीति बना रही है तो उसकी क्या करना, समीक्षा करना। देखिए विपक्ष सरकार के निर्णयों की आलोचनात्मक समीक्षा करता है और उसे जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखता है। इससे सरकार क्या होती है कि मनमानी नहीं कर पाती है। दूसरा क्या है कि जन समस्याओं को उठाना, यानी जो विपक्ष होता है वो जनता की आवाज बनकर संसद में या विधानसभा में उनके मुद्दों को उठाता है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सामाजिक न्याय। तीसरा देखिए काम क्या है कि वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करना, यानी जो विपक्ष होता है उसका काम केवल सिर्फ आलोचना करना नहीं है, बल्कि क्या करना है कि आवश्यक होने पर समस्याओं के बेहतर समाधान भी प्रस्तुत करना और विपक्ष को जो है बताना कि वो भी देश के हितों के लिए जिम्मेदार है। चौथा देखिए क्या है कि विधायी प्रक्रिया में भागीदारी करना। जब देखिए संसद में या विधानमंडल में किसी भी प्रकार का जो कानूनी प्रक्रिया होती है तो उसमें देखिए विपक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कोई बिल पेश होता है तो उस पर जो चर्चा होती है उसमें विपक्ष भाग लेता है, उससे संबंधित सुझाव देता है। संशोधन और वोटिंग में भाग लेकर विपक्ष कानून निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इस तरीके से ये भूमिका है। इसके बाद फिर देखिए विपक्ष सरकार पर निगरानी भी करता है, यानी विपक्ष भ्रष्टाचार, दुरुपयोग, गलत नीतियों और अवैध कार्यों को उजागर करके लोकतंत्र की रक्षा करता है। और अगला काम देखिए क्या करता है विपक्ष राजनीतिक संतुलन को बनाए रखता है, यानी विपक्ष राष्ट्रीय राजनीतिक संवाद को संतुलित रखता है और लोकतंत्र में असहमति की आवाज को महत्व देता है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि दलीय व्यवस्था क्या है और यह कितने प्रकार की होती है, उदाहरण दीजिए। तो देखिए दलीय व्यवस्था का अर्थ मतलब होता है क्या कि किसी देश की राजनीति में राजनीतिक दलों की संख्या, उनके पारस्परिक संबंध, उनकी शक्ति और शासन व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित होता है। ये देखिए जो दलीय व्यवस्था होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला देखिए क्या होता है, एक दलीय व्यवस्था, जिसको वन पार्टी सिस्टम करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी देश में केवल एक ही राजनीतिक दल
को शासन करने का अधिकार होता है तो वो क्या कहलाता है, एक दलीय व्यवस्था। इसका उदाहरण देखिए क्या है, चीन है, जहां पर देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो क्या करती है, पूरे देश में अकेली पार्टी है और वही चुनाव लड़ती है और उसी के जो व्यक्ति होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, वही शासन को चलाते हैं। और दूसरा उदाहरण देखिए उत्तर कोरिया में, जहां वहां की वर्कर्स पार्टी, यहां भी इसी तरीके की एक दलीय व्यवस्था देखी जाती है। दूसरा देखिए क्या है, द्विदलीय व्यवस्था, टू पार्टी सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें दो बड़े दल प्रमुख होते हैं और सरकार बारी बारी से इन्हीं में से कोई एक बनाता है, यानी वहां पर दो ही दल होते हैं और वही दलों में से बारी बारी से सरकार, किसी बार वह दल किसी बार वह दल, इस तरीके से सरकार बनाते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए क्या है, ब्रिटेन है, जहां की कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी क्या है, दो प्रमुख पार्टियां हैं और यही पार्टियां अलग अलग समय में चुनाव जीतती हैं और फिर सरकार बनाती है। उसी तरीके से देखिए यूएसए में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है दो प्रमुख पार्टियां हैं और इन्हीं के द्वारा चुनाव में जो है अलग अलग समय में जीत हासिल करके सरकार चलाई जाती है। और तीसरा उदाहरण देखिए क्या होता है, बहुदलीय व्यवस्था का, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम। इसका मतलब कि जहां पर दो से अधिक राजनीतिक दल होते हैं और कोई भी दल अकेले सरकार नहीं बना पाता, यानी ऐसा देश या ऐसी व्यवस्था जहां पर दो से अधिक पार्टियां हों और कोई एक पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत न प्राप्त करे, बल्कि वो क्या करे, अन्य छोटी छोटी पार्टियों के दलों के साथ मिलकर सरकार बनाए। तो इसको क्या कहते हैं, अक्सर गठबंधन सरकार भी कहा जाता है। तो इस तरीके के देखिए बहुदलीय व्यवस्था वाला देश भारत है, फ्रांस है, इटली है। यहाँ पर देखिए बहुत से ज़्यादा पार्टियां देखने को मिलती हैं। आप लोगों को खुद ही दिखता होगा कि अपने देश में देखिए बहुत सी पार्टियां हैं और जब चुनाव होता है तो आप लोग देखते हैं कि कितनी पार्टियां, जिसको आप जानते भी नहीं हैं उसका भी नाम जानने और सुनने को मिलता है। अब देखिए कुछ जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं उनके देखिए गठन से संबंधित और उनके संस्थापकों से संबंधित शॉर्ट टाइप में कुछ चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो आपको उसका उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए बीजेपी, बीएसपी, आप और एनपीपी, ये देखिए प्रमुख राजनीतिक दल हैं। तो इनका गठन और संस्थापक कौन कौन से व्यक्ति थे, इनके बारे में हम लोग एक बार संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए किसका देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी के देखिए गठन कब हुआ, 1980 में, ठीक है। इसके संस्थापक देखिए कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा से प्रेरित है, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा ही इस पार्टी की नींव डाली गई थी, लेकिन किस नाम से, जनसंघ के नाम से। और उसी से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में कब अस्तित्व में आई, 1980। संक्षिप्त वर्णन क्या है कि भारतीय जनसंघ से अलग होकर 1980 में आधिकारिक रूप से बीजेपी का गठन हुआ। यह राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक एकता पर आधारित पार्टी है, ठीक है। फिर दूसरी देखिए क्या है, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। इसका गठन कब हुआ, 1984 में। इसके संस्थापक कौन थे, तो कांसी राम जी, ठीक है। इसका देखिए संक्षिप्त वर्णन क्या है कि यह पार्टी बहुजन यानी एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के हेतु स्थापित एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। उसके बाद फिर देखिए अगली जो पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है, जिसको आप कहा जाता है। इसका गठन देखिए 2012 में हुआ। इसके संस्थापक देखिए अरविंद केजरीवाल और इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से जुड़े जो कार्यकर्ता थे वो लोग थे। इसका संक्षिप्त वर्णन क्या है कि यह पार्टी देखिए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद राजनीति में पारदर्शिता, जनभागीदारी और सुशासन को उद्देश्य बनाकर बनाई गई थी। अगली पार्टी देखिए क्या है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी। इसका गठन देखिए कब हुआ, 2013 में। इसके संस्थापक कौन थे, पीए संगमा, जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे। इसका वर्णन संक्षिप्त रूप से क्या है कि यह पार्टी मुख्य रूप से पूर्वोत्तर के भारत यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों, विशेषकर मेघालय में सक्रिय रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका उद्देश्य जनजाति समुदायों के राजनीतिक अधिकारों को बढ़ावा देना। तो इस तरह की जो 3-4 महत्वपूर्ण पार्टियां थी, इनके गठन और इनके संस्थापकों से संबंधित जो है महत्वपूर्ण बातों को हम लोगों ने देखी। इससे देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए आपके एग्जाम से संबंधित। सबसे पहला है भारतीय चुनाव आयोग से संबंधित। तो भारतीय चुनाव आयोग के बारे में देखिए क्या हमको देखना है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है यह एक स्वतंत्र और स्वायत्त संवैधानिक संस्था है, जिसके लिए देखिए संविधान में प्रावधान कहाँ किया गया, अनुच्छेद 324 से 329 में। और ये संविधान के भाग 15 में इसका वर्णन किया गया, यानी भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के तहत चुनाव आयोग के बारे में बताया गया। यह देखिए भारत निर्वाचन आयोग देश में लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति के चुनाव का नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण करता है। आयोग में देखिए कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो आयोग में देखिए एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है। इसके अलावा देखिए अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिसको इलेक्शन कमिश्नर करते हैं। इनकी संख्या देखिए सरकार के द्वारा निर्धारित होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है वो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल देखिए 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु, यानी अगर इनकी उम्र कम है तो मैक्सिमम 6 साल तक रहेंगे, या फिर अगर मान लीजिए कोई 62 साल में 63 साल में मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है तो वो कब तक रहेगा, 65 वर्ष की उम्र तक। तो यानी इनमें से जो पहले हो वहीं तक इनका कार्यकाल होता है। भारत के देखिए वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं। और भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही दी जाती है। चुनाव चिन्ह भी देखिए आयोग के द्वारा ही आवंटित किए जाते हैं। 1989 के बाद से देखिए गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ और आंतरिक लोकतंत्र और पारदर्शिता आज राजनीतिक सुधारों की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर से संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए आप लोगों ने इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको बेहतर तरीके से प्रश्नोत्तर रूप में हल किया और मैंने अपने तरीके से आप लोगों को इन सारी चीज़ों को समझाने का भी प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बावजूद भी किसी को कोई डाउट लगता है, कहीं भी कोई समस्या नज़र आती है तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसकी समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।